we do? Let me read. Who shared profit and profits equally was as follows. A equally मतलब ratio क्या 1:1. So when we say profit ratio equally है, उसका मतलब ratio 1:1 है. Clear? Balance sheet as on 31st March 2018. So 31st March 2018 का बैलेंस शीट दिया है. कैपिटल अकाउंट सुजाता और पूर्णिमा है. 2 जन का कैपिटल क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर, स्टॉक एंड कैश. So this is the balance. Now this balance sheet is for admission. Admission के पहले का बैलेंस शीट दिया है. This is before admission बैलेंस शीट. ठीक है. यहाँ पे देखो पार्टनर्स है सुजाता एंड पूर्णिमा. ठीक है. तो ये बिफोर एडमिशन बैलेंस शीट है. और हमें क्या करना है, हमें अपर्णा को एडमिट करना है. देखो फॉर्म में उन्होंने बोला है ऑन 1 अप्रैल 2018. तो ये बैलेंस शीट 31 मार्च का है. सो 31 मार्च को जैसा ही ईयर एंड हो गया, उनका बैलेंस शीट फ्रेम हो गया. उन्होंने नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है 2018. उन्होंने नए पार्टनर को एडमिट कर लिया. नए पार्टनर को एडमिट करने का प्रोसेस शुरू किया. वो कौन है? अपर्णा. सो अपर्णा इज द न्यू पार्टनर. शी इज गोइंग टू जॉइन आवर फर्म. Joins the firm as a third partner for 1/5 share of future profits. So how much Aparna is going to get in future profit? 1/5 share of the future profit on the following terms and conditions. So what are the terms and conditions? Goodwill is valued at 2 lakh. Now dear sir, goodwill is valued at 2 lakh. Aparna is to bring her share of goodwill in cash. ये तो यहाँ पे what is the concept of goodwill? अपने 4 सीखा था. यहाँ पे कौन सा वाला है चारों में से? Goodwill. So I'm writing the concept. Goodwill brought in cash and goodwill brought in cash. और default मैंने क्या बोला था, अगर कुछ भी withdrawn कुछ बोला नहीं है ना, तो goodwill brought in cash and written in the form. Written in the form. Written in the form. So this is the concept that we are going to pass. और याद है ना गुडविल ब्रॉट इन कैश और रिटेन इन द फॉर्म में टोटल कितने एंट्रीज है? 2 जर्नल. 2. So we are going to pass 2 journal entries for this. ठीक है. दिया है. How much is the value of goodwill that they have given? 2 lakh. ठीक है. Aparna is to bring her share of goodwill in cash. That we have to remember. तो हमको ये सब में कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं. गुडविल they have already calculated and they have given us the value. बहुत सारे सम में वो लोग खुद ही वैल्यू दे देंगे. बराबर है. कैलकुलेट करने बोलेंगे तभी खाली कैलकुलेट करना है. हर सब में कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है. गुडविल क्लियर विद दिस? ओके. चलो सेकंड चीज क्या है? अपर्णा इज टू ब्रिंग इन ₹1 लाख एज कैपिटल. चलो 1 लाख रुपया का कैपिटल भी लेके आएगी अपर्णा. ठीक है. देन दे हैव सेड a provision of 10% is to be credited on is to be created on sundry debtors. So debtors के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना है. आपको पता है प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब डेटर के ऊपर क्या क्रिएट करना है? RDD. कितना परसेंट RDD क्रिएट करना है? 10%. So what I am going to do is I am going to put a tick mark on debtor. बराबर है. डेटर के ऊपर एक RDD क्रिएट करना है 10% का. ठीक है, करेंगे. फिर क्या बोला है देखो, लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड टू बी वैल्यूड एट ₹80,000. लैंड एंड बिल्डिंग को 80,000 वैल्यू मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को 80,000 करना है. तो देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग है कितना. तो देखो डियर स्टूडेंट, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 60,000 है. को कितना करने बोला है उन्होंने? 80,000 करने बोला है. ये 60 को 80 मतलब लैंड एंड बिल्डिंग में भी एक एडजस्टमेंट है. हमको लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू को बढ़ाना है. ठीक है, वो हम कर लेंगे. देन लास्ट में स्टॉक्स, प्लांट एंड मशीनरी. स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रहेगा, कॉमन रहेगा. तो स्टॉक्स, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 20%. ठीक है. तो स्टॉक को और प्लांट एंड मशीनरी को 20% कम कर. ठीक है, दोनों को टिक मार्क करता हूं. ये है प्लांट एंड मशीनरी, इसको कम करना है, और ये है स्टॉक भी कम करना है. दिस इज व्हाट दे हैव सेड. लायबिलिटी साइड को कुछ भी करने बोला नहीं है. देखो क्रेडिटर बिल्स पेबल को कुछ भी नहीं करने बोला है. ना लायबिलिटी बढ़ाने बोला है, ना लायबिलिटी कम करने बोला है. ये कुछ नहीं बोला तो हम नहीं करेंगे. लायबिलिटी को टच भी नहीं करेंगे. ठीक है. सो विल बी कीपिंग लायबिलिटी एज इट इज. जो बोला है उसी को खाली चेंज करेंगे. क्या बोला है? ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज. सो वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव अरेंजमेंट्स एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. बैलेंस शीट भी बनाना है न्यू फर्म का. Is that clear? So after admission हमको बैलेंस शीट बनाना है. I hope this is clear. Okay? चलो, तो for passing this, let us draw journal entries के लिए columns. आपको पता है journal entries के लिए columns
कैसे बनाते हैं हम लोग? पहला कॉलम कौन सा होता है? पर्टिकुलर अमाउंट डेट, amount, पहला date, डेट, particular, देन पर्टिकुलर्स, amount, उसके बाद डेबिट अमाउंट एंड date, क्रेडिट particular, अमाउंट डेट, पर्टिकुलर्स, LF एलएफ होता है, याद है? ओके, LF हाँ एलएफ होता है। हाँ। तो ये केस में एलएफ नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, अमाउंट लिखोगे डायरेक्ट फिर भी चल जाएगा। ये कौन सा वाला अमाउंट है? दिस इज डेबिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट सो अमाउंट को मैं रुपीज लिख रहा हूं, डेबिट रुपीज, ठीक है। एंड देन वी हैव क्रेडिट रुपीज। क्लियर ऑल ऑफ यू? yes, I hope all of you are clear with this thing, ठीक है। So these are the columns that we are going to draw. चलो, तो इतने कॉलम्स आप बना के रख देना, डेट, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज, ठीक है। एंड once you have drawn the columns, then we are going to write down the journal entries. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। अब डेट कॉलम में डियर स्टूडेंट्स वी विल बी राइटिंग द नंबर्स, क्योंकि जो भी हो रहा है अपर्णा एडमिट कब हो रही है, उन्होंने खाली एक सिंगल डेट दिया, 1 अप्रैल से अपर्णा एडमिट हो रही है। इज दैट क्लियर? सो 1 अप्रैल के बोला है, तो फॉर एवरीथिंग वी हैव टू राइट 1 अप्रैल। लेकिन हर कुछ चीज 1 अप्रैल को होता नहीं है, वो लोग खाली एक सिंगल डेट देते हैं हमको। तो वी विल बी इंस्टेड ऑफ डेट वी विल बी राइटिंग सीरियल नंबर्स। तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट एंट्री। चलो बताओ, पहला एंट्री हम कौन सा पास करें? तो उन्होंने बोला है गुडविल लेके आई अपर्णा। सो फर्स्ट एंट्री इज फॉर गुडविल दैट दे हैव गिवन। तो हम गुडविल का एंट्री पहला पास कर लेते हैं। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 lakhs. अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, दैट इज 2 लाख का उसका शेयर कितना है, दैट अपर्णा इज गोइंग टू ब्रिंग। तो देखो गुडविल का जर्नल एंट्री क्या है डियर स्टूडेंट? गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश और हमने देखे थे। कितने एंट्रीज है? गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन, 2 एंट्रीज। पहला एंट्री क्या है बताओ? कैश और बैंक अकाउंट कैश और बैंक अकाउंट, goodwill account debit to गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं है मैडम, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, गुडविल कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल account. टू गुडविल अकाउंट। ये पहले याद है, ओके। एंड इसी के साथ साथ दूसरा एंट्री कौन सा है? 2 एंट्रीज है। गुडविल अकाउंट गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश ओल्ड पार्टनर्स सेकेंड एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू Goodwill account to old partner. ओल्ड पार्टनर्स, याद है? पार्टनर्स कैपिटल गुडविल अकाउंट Partners डेबिट टू capital ओल्ड account. पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स हम लोग वहां पे एंट्री में लिखे थे, यहाँ पे हमें ओल्ड पार्टनर्स का नाम पता है। व्हाट इज द नेम ऑफ ओल्ड पार्टनर? सुजाता एंड पूर्णिमा। तो हम क्या लिखेंगे? टू सुजाता's कैपिटल अकाउंट and to next partner is Purnima. तो Purnima's कैपिटल अकाउंट, ये वहां पे हमने ओल्ड पार्टनर्स लिखे थे, यहाँ पे हमें नाम पता है। सो वी आर गोइंग टू राइट इट टू सुजाता's कैपिटल अकाउंट टू Purnima's कैपिटल अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर, अंडरस्टूड। चलो बताओ कितना गुडविल का? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल? देखो अमाउंट ऑफ गुडविल कितना दिया है उन्होंने? 2 2 lakhs, बराबर है। सो गुडविल का अमाउंट 2 लाख दिया है। तो व्हाट द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू? स्टूडेंट्स जाके यहाँ पे 2 लाख लिख लेंगे। बट ये 2 लाख नहीं लिखना है एंट्री में, दैट विल बी रॉन्ग। 2 lakhs मत लिखना, दैट विल बी रॉन्ग। व्हाई दैट इज रॉन्ग? क्योंकि जरा वापस एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं। द गुडविल
वैल्यूड एट 2 लाख, ये वैल्यू ऑफ गुडविल 2 लाख है, लेकिन ये पूरा 2 लाख नहीं लेके आएगी, क्योंकि ये गुडविल किसका है, ये गुडविल पूरे फर्म का है। फर्म का मतलब पूरे बिजनेस का गुडविल है। अपर्णा पूरे बिजनेस का गुडविल नहीं लेके आएगी, अपर्णा खाली किसका शेयर लेके आएगी, हर शेयर, उसका खुद का शेयर ही खाली लेके आएगी। तो याद रखना, when they have given the value of goodwill is 2 lakh, that means that value is for the whole of firm, पूरे फर्म का, पूरे बिजनेस का गुडविल 2 लाख का है। तो अपर्णा पूरे बिजनेस का गुडविल नहीं लेके आएगी, अपर्णा खाली उसका जितना शेयर मिल रहा है उतना ही गुडविल वो लेके आएगी। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इज अपर्णा शेयर इन गुडविल। तो गुडविल का इधर कैलकुलेशन कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइट वर्किंग नोट। ओके, अपर्णा शेयर इन गुडविल। So let's calculate Aparna's share in goodwill. And how to calculate Aparna's share in goodwill? तो फर्म का गुडविल कितना है, गुडविल ऑफ फर्म। सो गुडविल ऑफ फर्म 2 lakh एज रुपीज 2 lakhs, बराबर है, ये पूरे बिजनेस का गुडविल है। Therefore, Aparna share will be equals to 2 लाख का गुडविल पूरे फर्म का है, इनटू अपर्णा को कितना शेयर मिल रहा है न्यू पार्टनरशिप में, 1/1/5 मिल रहा है। 5 अपर्णा शेयर 1/5 उन्होंने एक सम में अपने को दिया, अपर्णा को 1/5 शेयर मिलने वाले फर्म में, ठीक है। सो 2 लाख का 1/5 अपर्णा लेके आएगी। सो लेट अस कैलकुलेट, 5 4 20, सो दिस इज गोइंग टू बी 40,000। I hope this is clear. Understood all of you? So how much goodwill Aparna is going to bring? Aparna is going to bring only 40,000 as her share of goodwill. She is not going to bring the whole of 2 lakhs. Clear with this concept? Okay? तो यहाँ पे students mistake करेंगे, 2 लाख ले लेंगे सीधा, but that will be wrong. She will be bringing only her share and that's 40,000. तो चलो journal entry लिखते हैं, cash bank account debit to goodwill 40,000. क्लियर? और आपको पता है नरेशन भी लिखना होता है जर्नल एंट्री में, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। सो बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड दैट्स 40,000। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एंड देन वी हैव गुडविल to be distributed among the partners, ठीक है। So let's distribute goodwill among the partners. अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको याद है? 1:1 1:1 1:1 कौन सा रेशियो है? 1/2 1:1 आपको कहां से पता चला? इक्वली इक्वल दिया था। ये 1:1 को हम कौन सा रेशियो बोलते हैं? ओल्ड रेशियो बोलते हैं। ओल्ड रेशियो, yes ये ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो है ना, ये ओल्ड रेशियो है। Yes. अब मुझे बताओ, गुडविल को जब भी हमको कैश में लेके आए और हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हमने क्या लिखा था, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1/2 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हमने ओल्ड रेशियो बोला था नहीं, आप जरा देख लेना, सैक्रिफाइस रेशियो बोला था हमने। हमने सैक्रिफाइस रेशियो बोला था, ओल्ड रेशियो नहीं बोला है, याद रखना वालों। 1:1 कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो, बराबर है। हमको कौन सा वाला रेशियो चाहिए बताओ? हमको कौन सा रेशियो चाहिए? हमको सैक्रिफाइस रेशियो करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? बराबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को याद रखना है, द गुडविल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। आई होप दिस इज क्लियर। चलो तो मुझे बताओ, व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो?
ये 1:1 तो ओल्ड रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसा कैलकुलेट करते हैं, ये हमने सीखा था कि नहीं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो? Old ratio minus new ratio. क्या है फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए हमको, ओल्ड रेशियो नहीं, सैक्रिफाइस रेशियो। और सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइस रेशियो, बराबर है? अब कौन सैक्रिफाइस करेंगे पार्टनर? तो कौन सा पार्टनर का नाम क्या है हमारे पहले पार्टनर का? सुजाता। सुजाता एंड पूर्णिमा ना? Sujata. पूर्णिम। पूर्णिम तो बताओ सुजाता का ओल्ड रेशियो कितना है? 1/2 माइनस सम में देखो, क्या आपको सम में न्यू रेशियो दिया है? Have they given new ratio to you in the sum? No, they have नहीं न्यू रेशियो, बराबर है? तो न्यू रेशियो नहीं दिया तो हमको न्यू रेशियो पहले क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। याद है न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका? ठीक है। सो विदाउट न्यू रेशियो आप माइनस नहीं कर सकते, और आप जब माइनस करोगे तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी नहीं मिलेगा। सो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे पहला क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? न्यू रेशियो, बराबर है? और न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था? न्यू रेशियो का कैलकुलेशन में सबसे पहला हम लोग लिखेंगे अपर्णा शेयर। अपर्णा का शेयर कितना है? 1/5। मैंने आपको बताया था रिमेनिंग शेयर कितना बोला था? रिमेनिंग शेयर अगर अपर्णा को 5 में से एक पीस मिल गया, रिमेनिंग बचा 4/5। सो रिमेनिंग शेयर 4/5, और रिमेनिंग शेयर जो है वो बाकी के बांटेंगे सुजाता पूर्णिमा एंड पूर्णिमा, वो बाकी के 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कौन से रेशियो में? 1:1 रेशियो में, क्योंकि ये सब में उनका ओल्ड रेशियो 1:1 है। सो हाउ टू डू? सो 4/5 इंटू 1/2, और यहां पे भी 4/5 इंटू 1/2, क्योंकि दोनों का इक्वल रेशियो है। तो रिमेनिंग शेयर को उनके इक्वल रेशियो में बांटना है। तो कितना आएगा? 4/10। 10। यहाँ पे भी 4 1 जा 4, 5 2 जा 10। फिर तीनों को हमको एसिमुलेट करना है। सो अपर्णा सुजाता, पहला पार्टनर सुजाता का नाम है, फिर पूर्णिमा, और तीसरा पार्टनर अपर्णा। ये तीनों का शेयर को मैं लाइन से लिखता हूं। सुजाता का 4/10 कैलकुलेट किया था, पूर्णिमा का 4/10 कैलकुलेट किया था, और अपर्णा का शेयर उन्होंने 1/5 दिया है। ठीक है, लेकिन 1/5 को हमको इक्वल करने के लिए इंटू करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी इंटू, ये आएगा 2/10। 5 बराबर है? सो व्हाट इज द रेशियो? 2/10 आएगा। फिर रेशियो क्या होगा? 4:2, बराबर है? लेकिन 4:4:2 छोटा हो सकता है, तो 4:4:2 विल बी 2:1। ये कौन सा वाला रेशियो है? ये आपका न्यू रेशियो है। इज दैट क्लियर? सो व्हाट हैव वी कैलकुलेटेड? हमने कैलकुलेट किया न्यू रेशियो। और क्यों न्यू किया? क्योंकि हमको क्या चाहिए? सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए, और सैक्रिफाइस रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ा। अब न्यू रेशियो कितना है? सो न्यू रेशियो कितना है बताओ? हमने कैलकुलेट किया, उन्होंने दिया नहीं था क्वेश्चन में। न्यू रेशियो 2:1। ठीक है, तो बताओ, अब बताओ सुजाता का, ये 1/2 उसका ओल्ड रेशियो सुजाता का, और सुजाता का न्यू रेशियो क्या है? 2/, टोटल 5 हो रहा है, बराबर है ना? ओके। उसी तरीके से पूर्णिमा का ओल्ड रेशियो 1/2 है, और व्हाट इज द न्यू रेशियो फॉर पूर्णिमा? 2/5। पूर्णिमा के लिए भी न्यू रेशियो 2/5 है।
आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स कैलकुलेट दिस फर्दर. आपको डिनोमिनेटर से करना पड़ेगा. अब ये 2 और 5 तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और उसको 10 बनाएंगे, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसे 10 बनाएंगे ताकि डिनोमिनेटर 10 हो जाए. इधर भी वही करेंगे क्योंकि सेम फिगर है. सो 2 into 5, 1 into 5 minus 2 by 5 into 2 into 2. So what is this going to be? This is going to be 5 upon 25, sorry, 5 upon 10 minus 5/10, upon 10 बराबर है. 4/10, ये भी 5 by 10 minus 4 by 10. तो ये कितना आ रहा है 1 by 10 और ये आ रहा है 1 by 10. और फिर अगर हमने कैलकुलेट किया तो सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया बोलो, कितना है सैक्रिफाइस रेशियो? 1:1. यानी इतना पूरा मेहनत करने के बाद ये पता चला कि ये जो ओल्ड रेशियो था और ये जो हमने सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया वो दोनों तो सेम आ गया. बराबर है कि नहीं? इतना मेहनत किया, सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया और जब हमने चेक किया तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो दोनों सेम आया. देखो दोनों भी 1:1 आया. तो स्टूडेंट्स बोलेंगे सर फिर हम लोग तो आपको स्टार्टिंग में ही बोल रहे थे 1:1 लो, लेकिन आपने बोला सैक्रिफाइसिंग रेशियो लेंगे और कितना सारा कैलकुलेशन हमको करवाया. बराबर है? समझा? तो डियर स्टूडेंट्स ये इसी किया क्योंकि ये फर्स्ट सम में मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब भी याद रखना व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. जब भी सम में ओनली ओल्ड रेशियो इज गिवन, ओनली ओल्ड रेशियो इज गिवन. जब भी सम में, जैसे ये सम में खाली ओल्ड रेशियो दिया था, देन डोंट कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट मत करना. ये सब में मैंने करके बताया. क्यों मत करना? क्योंकि इन सच सम जैसा हमने यहां पे प्रूव किया, इन सच सम ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल्स टू सैक्रिफाइस रेशियो. इसीलिए सैक्रिफाइस रेशियो को अलग से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है ऐसे सब में. यहां पे मैंने एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए किया. ये सब में ये कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है. दिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज. तो याद रखना सम में when only old ratio is given, then don't calculate sacrificing ratio in such sum because old ratio will always be equals to sacrifice ratio. ठीक है? लेकिन जब सम में ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बोथ आर गिवन, जब दोनों भी दिया है, देन इन सच सम यू हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो. ऐसे सम में आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज सैक्रिफाइस रेशियो इन सच सम may be different from old ratio. So this is something important that you have to remember in this first sum. ठीक है? तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो सम में काम आएंगे. वापस एक बार रिपीट करता हूं. क्या कॉन्सेप्ट पता है मैंने? तो ये कॉन्सेप्ट सम्स के टाइम पे याद रखना है. जब भी सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया, तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट मत करो. क्यों नहीं करना है? क्योंकि ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो अगर कैलकुलेट कर भी लिया, जैसा हमने ये सब में कैलकुलेट कर भी लिया, तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो दोनों क्या आएगा? सेम आएगा. ठीक है? और अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों भी दिया है सब में, तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा इसे सब में. क्योंकि
ऐसे समय सैक्रिफाइस रेशो और ओल्ड रेशो अलग आ सकते हैं। आएंगे ही क्या ये मुझे नहीं पता, आ सकते हैं बोला मैंने। इज दैट क्लियर? तो आएंगे या नहीं आएंगे वो तो अपने को सम में कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। क्लियर विद दिस? तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है while doing एडमिशन का सम। क्लियर विद दिस? ठीक है, तो ये सब में कौन सा कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, ये सब में आपको ये ध्यान में रखना है। इसीलिए ये कैलकुलेशन अगर आप नहीं भी करोगे फिर भी ये सब में चल जाएगा। मैंने ये सब में आपको कैलकुलेट एडिशनली करके बताया, प्रूव करने के लिए मेरा पॉइंट जो मैंने यहां पे आपको लिख के दिया है। सो इन दिस सम सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल। सो डियर स्टूडेंट्स, हम बांट रहे हैं यहाँ पे 40,000 को इक्वल रेशियो में, और इक्वल रेशियो में बांटेंगे तो सुजाता को कितना मिलेगा 20,000, और अब पूर्णिमा को भी कितना मिलेगा 20,000। बीइंग गुडविल credited to old partners in sacrifice ratio. I hope this is clear. Understood? So this is as far as goodwill का entries are concerned. ठीक है, चलो गुडविल हो गया। गुडविल के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? अपर्णा इज टू ब्रिंग इन ₹1 लाख एज कैपिटल। चलो अपर्णा कैपिटल लेके आएगी 1 लाख का, एंड ये कैपिटल ब्रॉट इन बाय अपर्णा। व्हाट इज द थर्ड जर्नल एंट्री? अपर्णा कैपिटल लेके आ रही है कैश में, सो थर्ड एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णा कैपिटल लेके आ रही है ना, तो टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट। दिस इज द जर्नल एंट्री दैट यू आर गोना पास। एंड अपर्णा 1 लाख का कैपिटल लेके आ रही है, सो 1 लाख, एंड नरेशन विल बी बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय अपर्णा at the time of admission. I hope this is clear. Okay, so this will be the third journal entry. Then next क्या करना है? यहां से रिवैल्यूएशन शुरू हुआ। सो कैपिटल हो गया, गुडविल हो गया, अब रिवैल्यूएशन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है रिवैल्यूएशन का? A provision of 10% is to be created on sundry debtors. Sundry debtor के ऊपर 10% प्रोविजन क्रिएट करना है। ठीक है, ये प्रोविजन क्रिएट करना है मतलब सन्ड्री डेटर्स, अपन सन्ड्री डेटर्स को हम क्या करते हैं प्रोविजन के टाइम पे? आपको पता है डेटर में से आरडीडी लेस करते हैं, तो डेटर को यहाँ पे क्या करना है? डेटर के वैल्यू को कम करना है 10% से, डेटर कम करना है। और आपको पता है कोई भी एसेट कम हुआ, यहाँ पे एसेट कम हो रहा है, कोई भी एसेट का वैल्यू कम हुआ तो आप लोगों को एंट्री में, जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करते हो। सो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका एसेट कम हो रहा है। और कौन सा एसेट कम हो रहा है? टू सन्ड्री डेटर्स। और कितने से आपको एसेट कम करना है? उन्होंने 10% बोला था, 10% से कम करो। ये तो 26,000 का 10% में एक जीरो कम, 26,000 का 10% कितना आएगा? 2,600। इज दैट क्लियर? और नरेशन में बोलेंगे बीइंग अ प्रोविजन of 10% is created on debtors. ठीक है, ये हो गया आपका सन्ड्री डेटर्स के ऊपर रिवैल्यूएशन। डेटर्स का वैल्यू को कम करना था, तो कम करना था, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यू को क्या करना है? 80 करना है, 80,000 करना है। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यू को क्या करना है? हमको बढ़ाना है ना, इंक्रीज करना है। इंक्रीज। चलो, और इंक्रीज जब भी हम करेंगे हमारा एंट्री क्या है? इंक्रीज करेंगे तो हमारा फायदा है, फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा।
What would be the journal entry? Land and building account debit. Debit to revalue. लैंड एंड बिल्डिंग को हमको बढ़ाना है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यू। और कितने से बढ़ाना है? तो यहाँ पे गलती से स्टूडेंट क्या लिखते हैं? 80,000 लिखता है। याद रखना 80,000 नहीं लिखना है हमको, 20,000. हमको कितने से बढ़ाना है? 20,000 से। सो वी आर गोइंग टू राइट 20,000, क्योंकि उन्होंने 60 का 80 किया, तो हमको खाली जो डिफरेंस है 20,000 जिससे बढ़ा रहे हैं उसका एंट्री करना है। क्लियर विद दिस? बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड। ठीक है, ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग का। दिस इज एंट्री नंबर 5। देन एंट्री नंबर 6। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद हमको किसका रिवैल्यूएशन करना है? तो दो चीज बोला है, एक स्टॉक बोला है और एक प्लांट एंड मशीनरी बोला है। तो मैं यहाँ पे दोनों का अलग अलग एंट्री पास कर रहा हूँ। नेक्स्ट सम में अगर हमको एंट्री आएगा तो हम डायरेक्ट एंट्री टोटल एक साथ भी पास कर सकते हैं, लेकिन इन दिस सम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मैं दोनों को अलग अलग कर रहा हूं। हम पहला स्टॉक लेते हैं। स्टॉक का वैल्यू को भी हमको कितने कम करना है? 20%। देखो 20% कितना आएगा स्टॉक के ऊपर? तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। 40,000 का स्टॉक है, 40,000 के ऊपर 20% मतलब 20/100। 2 जीरो कैंसर, 4 2 8 आता है, और कितने जीरो है? 1 2 3 जीरो। सो 20,000 मतलब कितना आ रहा है वैल्यू? 8,000। 8,000. तो 20,000 स्टॉक का वैल्यू मतलब 8,000 स्टॉक का वैल्यू कम करना है। तो चलो, स्टॉक को कम करना है। यहाँ पे एसेट कम हो रहा है और एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो हमको नुकसान है। जर्नल एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन सा एसेट को कम कर रहे हैं? स्टॉक। और कितना वैल्यू से कम कर रहे हैं? 8,000। 20% मतलब 8,000 से कम करने बोला है। So we have to write 8,000 as far as our journal entry is concerned, being stock revalued. I hope this is clear. And stock के साथ साथ हमें और एक एसेट को रीवैल्यू करने बोला था, वो है प्लांट एंड मशीनरी। चलो जरा प्लांट एंड मशीनरी देख लेते हैं, उसको भी 20% कम करना है। तो देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 है ना। चलो, 70,000 का प्लांट एंड मशीनरी है, उसका भी 20% कम करना है। तो 20/100, ये जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल। 7 2 14, 1 2 3, 3 जीरोस है, 1 2 3। तो कितना आया बोलो? 20%, 14,000। 70,000 का 14,000 आ रहा है। इज दैट क्लियर? सो 14,000 कम कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी से, ये वापस कम करना है। और जब भी कोई भी एसेट कम होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और कितने से? 14,000 से कम करना है। सो 14,000 इज गोइंग टू बी योर रीवैल्यूएशन का अमाउंट। नरेशन में वही लिखेंगे, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी revalued. I hope this is clear. Understood? चलो, सारे जर्नल एंट्रीज हो गए। So we have passed all the journal entries. Okay? और इंपॉर्टेंट हमने क्या याद रखा? यहाँ पे इंपॉर्टेंट था ये फर्म का गुडविल। तो गुडविल का हमको वैल्यू शेयर कैलकुलेट करना था अपर ना का, वो हमको एक इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का इंपॉर्टेंट चीज हमने ये सब में देखा है। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज हो गए, लेकिन डियर स्टूडेंट अभी तक हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना बाकी है। तो लास्ट एंट्री बाकी है। लास्ट एंट्री किसका आएगा? ये रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो फाइनल एंट्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, यहाँ पे यानी यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पे तो नुकसान हुआ, यहाँ पे फायदा हुआ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे फायदा हुआ, यहाँ पे वापस नुकसान हुआ, यहाँ पे भी नुकसान हुआ। तो मुझे बताओ, नेट फायदा हुआ कि नेट नुकसान हुआ? इसके वजह से इसके तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए नेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट
फायदा या नेट नुकसान, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग वर्किंग नोट में जब भी जर्नल एंट्री पास करेंगे तभी वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, मैं पूरा अकाउंट नहीं बना रहा हूं, इसको बोलेंगे हम टी फॉर्म में अकाउंट बना रहे हैं। टी फॉर्म में वर्किंग नोट में अकाउंट बना रहे हैं। ये टी फॉर्म में अकाउंट मतलब क्या देखो, ताकि हम नेट कर सके। तो पहले एंट्री में रीवैल्यूएशन है, नहीं है। दूसरे एंट्री में रीवैल्यूएशन है, नहीं है। तीसरे एंट्री में रीवैल्यूएशन है, नहीं है। चौथे एंट्री में है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कहां पे बोलो, डेबिट में। कितना है, 2600। तो हम यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे 2600, ठीक है, डेबिट पे 2600। फिर नेक्स्ट इसमें रीवैल्यूएशन कहां पे बोलो, क्रेडिट में। 6 में क्रेडिट में कितना है, 20,000, तो हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे 20,000। फिर नेक्स्ट इसमें क्या है, डेबिट में है, कितना, 8,000, सो डेबिट में लिखूंगा 8,000। और लास्ट एंट्री में 6 के बाद 7th एंट्री में भी डेबिट में है 14,000, सो आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड 14,000। हाँ, ऐसा लिखने के बाद हमको पता चलता है कि कौन सा साइड बड़ा है। आई थिंक डेबिट साइड बड़ा है, सो डेबिट साइड बड़ा है, तो डेबिट का टोटल कर रहा हूं। जो साइड बड़ा रहता है उसका टोटल करना होता है पहले। डेबिट का हम टोटल कर रहे हैं, कितना आएगा डेबिट का टोटल, सो 14,000 प्लस 8,000 होता है 22,000, प्लस 2,600 होता है 24,600। और क्रेडिट साइड में भी वही टोटल हम लिखते हैं 24,600। जैसे हमारे अकाउंट क्लोज करते हैं ना, वैसे करना है। और यहाँ पे 20,000 है, उसका मतलब व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर, 4,600, बराबर है। एंड डियर स्टूडेंट, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आया। क्रेडिट में अगर बैलेंसिंग फिगर आया तो ये नेट क्या है, ये नेट लॉस है। इज दैट क्लियर? तो याद रखना, यहाँ पे रीवैल्यूएशन में आपको नेट लॉस हुआ है, बराबर है। और जैसा ही नेट लॉस हुआ, ये नेट लॉस को भी हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट नेट लॉस एमंग, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूट नेट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो चलो, ओल्ड पार्टनर में कौन है, पहले सुजाता एंड पूर्णिमा। तो सुजाता को कितना मिलेगा, 4,600 नेट लॉस हुआ है। जैसा हमने फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, वैसे ही करना है। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 1:1 है, तो 1/2, और इसको भी 1/2। तो ये कितना होगा, 2 2 4, 2 3 6। So this is going to be 2,300 and Purnima 2,300. Purnima is also going to get 2,300 because their ratio is equal. Is that clear? So both are going to get 2,300 as a share of loss. So dear student, loss का share बांटना है, that is the last entry. Is that clear? So admission का entry, revaluation का profit या revaluation का loss डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद खत्म हो जाएगा। तो चलो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पार्टनर्स को डेबिट करना होता है, याद रखना। जब भी लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट वी आर गोइंग टू पास, सुजाता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था रीवैल्यूएशन अकाउंट, 4,600 था। और वो दोनों पार्टनर्स को कितना बटा, 2,300 टू सुजाता एंड 2,300 टू पूर्णिमा। आई होप दिस इज क्लियर। बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड to old partners in old ratio. ठीक है? And after passing this, your journal entries are complete. I hope this is clear.